जय हिंद मित्रों। आज हम लोग जो है स्टीम बॉयलर्स के बारे में जो है वो अध्ययन करने जा रहे हैं। स्टीम बॉयलर होता क्या है, किन किन परिस्थितियों में हम स्टीम बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं, कैसे ये काम करता है, क्या इसका क्लासिफिकेशन है स्टीम बॉयलर्स का, उसके बारे में जो हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे आज। तो अगर हम बॉयलर की बात करते हैं तो बॉयलर क्या है, बेसिकली बॉयलर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्टीम को जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, एक ऐसा इक्विपमेंट, उपकरण जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्टीम का हम लोग मीन्स निर्माण करते हैं। और जिस ड्रम के अंदर में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीम जनरेटर, या उसको हम लोग स्टीम बॉयलर जो हम लोग जो है वो कहते हैं। तो स्टीम मीन्स बॉयलर क्या है, वैसा इक्विपमेंट जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं स्टीम, उसको हम लोग स्टीम जनरेटर या बॉयलर जो हम लोग करते हैं कहते हैं। बंदनुमा बर्तन है, बंदनुमा बर्तन के नीचे में जैसे अगर उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो हम लोग, क्योंकि कुकर को भी हम लोग जो है एक बंदनुमा बर्तन है, लेकिन उसके अंदर में भी हम लोग क्या करते हैं, पानी को रख के और गर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वहां से भी जो है भाप जो है वो निकलता है। बट वह जो भाप जो होता है, वह जो स्टीम जो होता है, वो आपका जो क्या होता है, भीगा हुआ होता है, वेट स्टीम होता है, जिसमें मीन्स वाटर कंटेंट या ह्यूमिडिटी का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। पुराने ज़माने में हमारे पास में स्टीम इंजन हुआ करता था, तो स्टीम इंजन में बेसिकली हम लोग करते क्या थे, स्टीम की मदद से हम लोग क्या करते थे, उस इंजन को चलाया करते थे। तो बॉयलर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम स्टीम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको बॉयलर को हम लोग स्टीम जनरेटर भी कहते हैं, हम लोग बॉयलर भी कहते हैं। अब हमारा जो है स्टीम जनरेटर या बॉयलर जो है वो कैसे काम करता है, तो सबसे पहले जिस सेल के अंदर में, जिस बर्तन के अंदर में हमारा क्या होता है, पानी कंटेंट होता है ना, उसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, जब फ्यूल को जब हम जलाते हैं, आग को जब जलाते हैं, तो वो फ्यूल आपका लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, या गैसेस हो सकता है। उसके जलने के बाद में जो आपका जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होता है आपके फ्लूइड के पास में ना, और फ्लूइड जो है, फ्लूइड के पास में जब ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होने के बाद में जो वाटर है, जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, वो क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है आपका स्टीम के अंदर में, है ना। और फिर हम, क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि हम कम टेम्परेचर पे या कम प्रेशर पे, कम माने तापमान पे और कम जो है दाब पे जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको जो है वो ट्रांसमिट नहीं करते हैं। इसलिए एक अनुमोदित जो हमारा क्या होता है, तापमान होता है, जो हमारा जो है दाब होता है, उसके स्वरूप हम क्या करते हैं, उसको जो है वो बनाते हैं, निर्माण करते हैं, और फिर उसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग हम औद्योगिक क्षेत्र में जो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग हम फैक्ट्रीज में जो हम लोग, या इंडस्ट्री में जो हम लोग क्या करते हैं, कल कारखानों में जो हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कहा गया कि जो हमारा फ्लूइड है, जिस बर्तन के अंदर में जो हमारा रखा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉयलर कहते हैं। बॉयलर सेल से बना हुआ होता है, और जब हम ईंधन को जलाते हैं, तो ईंधन को जलाने के बाद में उसके अंदर से जो एनर्जी जो निकलती है, वह एनर्जी हमारा क्या होता है, हमारा जो वाटर है, पानी जो है उसको जो है ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद में तब हमारा क्या होता है, वो पानी हमारा स्टीम में कन्वर्ट होता है, अपने जो है, जो हमें डिजायर्ड टेम्परेचर चाहिए और डिजायर्ड प्रेशर चाहिए, उसके ऊपर में जो वो तब्दील होता है, और तब वो स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे उसका क्या करते हैं, इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, आगे की तरफ बढ़ते हुए अगर देखें इसके अंदर में, तो हम क्या पाएंगे कि हमारे पास में जो इसका इस्तेमाल है, कमर्शियल यूसेज जो हमारे पास में सिस्टम का किस पर्पस से हम लोग, मीन्स अगर हम कमर्शियली जो है अगर हम इसका स्टीम का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियस है हम जो है ऊर्जा का जो है जनरेशन करने के लिए हम लोग, मीन्स हम ऊर्जा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हम रेसिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग्स होता है,
जैसे कि ठंड प्रदेश में, ठंड देशों में जो हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग पर्पस के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रीज में भी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, शुगर इंडस्ट्रीज हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, पेपर मिल हो गया, प्लाईवुड कंपनी हो गया, या केमिकल इंडस्ट्रीज होता है, और भी सारे इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो कमर्शियल यूसेज भी हमारा स्टीम का जो है बड़े पैमाने पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पावर जनरेशन तो है ही है, मीन्स हमको बिजली बनाना है तो उसके लिए हम लोग को जो है स्टीम जनरेशन करना पड़ेगा। ठंड देशों में जो हम लोग क्या करते हैं, अपने जो है घर, जो आवास जो होता है, जो कमर्शियल बिल्डिंग होता है, और जो मीन्स हमारे जो भवन जो होते हैं उनको गर्म करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप इंडस्ट्रीज में भी जो है क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग इंडस्ट्री में, नाना प्रकार के इंडस्ट्री में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कहा जाए तो शुगर कैन इंडस्ट्री है, फिर उसके बाद में जो हमारा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होता है उसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा पेपर मिल इंडस्ट्री होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, या रसायन जो इंडस्ट्री होता है उसके अंदर में भी हम लोग क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि चलो हम लोगों ने तो यूसेज के बारे में जान लिया कि हम जो है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। फिर उसके बाद में है कि जब हम बॉयलर का जब सिलेक्शन करते हैं, माने उस बंदनुमा बर्तन का जब हम सिलेक्शन करते हैं, उस बंदनुमे क्लोज कंटेनर का, जब क्लोज वेसल का जब हम लोग इस्तेमाल करने जाते हैं, तो कुछ हमारे दिमाग में, हमारे जहन में कुछ बातें आती हैं कि हम किन पैरामीटर्स पे, क्योंकि बॉयलर का जो वर्गीकरण जो किया गया है, क्लासिफिकेशन जो किया गया है, बांटा जो गया है, ये नाना प्रकार के जो है वो आपके जो है पैरामीटर्स के ऊपर में जो है वो बांटा गया है। जिस प्रकार से हमारी जितनी लंबाई होती है उसके अनुसार से हम बाजार में कपड़े खरीदने जाते हैं, उसी तरीके से जब हम बॉयलर का सिलेक्शन करने जाते हैं, बॉयलर को लेने जाते हैं, तो हम अपने पैरामीटर्स के ध्यान को रखते हुए हम क्या करते हैं, बॉयलर्स को जो है वो खरीदने की कोशिश करते हैं, इंस्टॉलेशन कराने की कोशिश करते हैं। तो सबसे हमारे पास में फैक्टर्स है कि पावर रिक्वायर्ड एंड वर्किंग प्रेशर। ऑब्वियस है, हमको जो है ऊर्जा का कितना जो है निर्माण करना है, कितना उत्सर्जन करना है, और हमको कितना जो है हमारा जो है कार्य दाब चाहिए, कितना हमको वर्किंग प्रेशर चाहिए, उसको हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात हो गई कि हमारी जो प्लांट की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, मीन ज्योग्राफिकल पोजीशन कहने का मतलब क्या कि हमारी प्लांट जो है क्या हमारा कुल्लू मनाली में है, क्या हमारा प्लांट जो है क्या नैनीताल में है, क्या हमारा प्लांट जो है वो झड़िया के नज़दीक में है, क्या हमारा प्लांट बोकारो के नज़दीक में। तो ज्योग्राफिकल पोजीशन जो है, मीन्स जो है ज्योग्राफिकल पोजीशन जो प्लांट का, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी जो सबसे बड़ी अहम बिंदु है कि आपका ईंधन का जो है वो मीन्स अवेलेबिलिटी, क्या ईंधन जहां आप प्लांट सेटअप कर रहे हैं उसके नजदीक में आप क्या आपका ईंधन का अवेलेबिलिटी है, उसके आसपास में जो है ईंधन आपको मिल सकती है कि नहीं। फिर चौथी जो हमारी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वाटर, पानी, क्योंकि सप्लाई तो होना ही चाहिए, साथ साथ जो है क्वालिटी ऑफ वाटर जो है, क्योंकि जिस तरीके से हम पानी जो है अपने जो है पावर प्लांट में, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, आयरन इंडस्ट्री की बात कर लो, फिर उसके बाद में पेपर मिल की बात कर लो, शुगर कैन की बात कर लो, शुगर इंडस्ट्री की बात कर लो, या केमिकल इंडस्ट्री की बात कर लो, सब जगह हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो सप्लाई भी होना चाहिए और साथ साथ क्वालिटी भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 1 लीटर पानी को बनाने के लिए, 1 लीटर पानी को प्यूरिफाई करने के लिए हमें 1000 रुपए जो खर्च करने पड़े, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद वाली बात नहीं होगी। तो ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई और क्वालिटी ऑफ फीड वाटर जो है इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर उसके बाद में लोड फैक्टर, प्लांट बैठा दिया लेकिन हमको उतना जो है जितना हम जनरेट कर रहे हैं उतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा हानि हो जाएगा। फिर उसके बाद में स्पेस अवेलेबल, ये भी महत्वपूर्ण पैरामीटर है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम अगर पावर प्लांट बैठा रहे हैं या हम बॉयलर का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हमको स्पेस कैसा है, हमारे पास में जगह कैसा है, उसी के अनुसार से। अब हमारे घर में जगह अगर मान लीजिए कि मारुति 800 को जो है रखने की जगह हो, तो हम टाटा के हैरियर का जो है वो सपना नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पेस अवेलेबल हमारे पास में उतना नहीं है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं लेबर अवेलेबल की बात करते हैं कि लेबर अवेलेबल है कि नहीं आपके आसपास में, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फिर एडेप्टेबिलिटी जो है आपका, मीन्स टाइप ऑफ फर्नेस कैसा है, आपका स्टॉकर कैसा है, उसकी अवेलेबिलिटी हमारा जो है उसके अनुसार से होता है। फिर एडेप्टेबिलिटी की भी बात करते हैं कि टाइप ऑफ फर्नेस कैसा हमारा होना चाहिए। फिर उसके बाद में स्टीम प्रेशर कैसा होना चाहिए,
सुपर हीट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी सबसे बड़ा फैक्टर है। फिर मीन्स नेचर और इंटेंसिटी हमारे ड्रॉट का कितना है, हमारा स्टीम का जनरेशन रेट कितना है, फ्लोर एरिया अवेलेबल, उसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो स्पेस अवेलेबल हमारे पास में कितना है, रिपेयर और इंस्पेक्शंस की हमारे पास में अवेलेबिलिटी है कि नहीं, एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं। अब सपोज करो अब तो फिलहाल भारत के अंदर में ये संभव हो गया है कि अब स्पेयर पार्ट्स भी बहुत आसानी से मिल रही है, नहीं तो अगर सन 70 के दशक की बात करो, 80 के दशक की बात करो, तो उस दौरान में हम लोग पाते थे क्या कि गाड़ी तो हमने खरीद लिया, लेकिन उसकी स्पेयर पार्ट्स को जो है अभी अवेल करने के लिए 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने जो हमें जो है वो रुकने पड़ते थे। खास करके अगर 10 साल पीछे के, अगर 10 साल 14 साल 15 साल पीछे के भी अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेजर समस्या था कि हम विदेशों की गाड़ियों का इस्तेमाल तो करते थे, लेकिन स्पेयर पार्ट्स के लिए हमें जो है वो बहुत ज्यादा रुकना पड़ता था। अब ये समस्याएं जो वो खत्म हो गई हैं, तो ये चीज मैं कहता हूं कि जो रिपेयर और इंस्पेक्शन की एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, क्या सर्विस इसका प्रोवाइडर कोई है कि नहीं है, तो ये चीज के ऊपर में भेजे। और ऑब्वियस है सब चीजों की लास्ट है कि आपका जो है इनिशियल कॉस्ट जो है वो कितना लगता है, ये भी सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इन सारे चीजों के ऊपर में हम स्टीम बॉयलर को क्या करते हैं, सिलेक्शन जो हम लोग जो है वो करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बॉयलर्स के वर्गीकरण के बारे में। बॉयलर्स का जो वर्गीकरण जो है अगर हम देखें तो हमारे पास में बॉयलर का वर्गीकरण जो है वो 4 प्रकार से किया गया है। एक ट्यूब कंटेन के कारण से, एक मेथड ऑफ फायरिंग के कारण से, एक सर्कुलेशन ऑफ वाटर के कारण से और प्रेशर ऑफ स्टीम के कारण से। मैंने 4 कारण नहीं कहा जाए, 4 भागों में बॉयलर को जो है वर्गीकरण किया गया है कि ट्यूब उसके अंदर में कैसा है, फिर उसके ट्यूब कंटेन कैसा है, क्या ट्यूब के अंदर से आपका वाटर जा रहा है या ट्यूब के अंदर से आपका जो है ऊर्जा जा रहा है, फिर मेथड कैसा है, माने मेथड ऑफ फायरिंग करने मतलब कि जलाने की जो पद्धति जो है, फायरिंग मेथड जो वो कैसा है, इंटरनली है या एक्सटर्नली है, वाटर का सर्कुलेशन कैसा है, नेचुरल है या फोर्स करके हमें करना पड़ता है, प्रेशर ऑफ स्टीम कैसा है, हाई है या लो है, इसके ऊपर में जो है वो वर्गीकरण जो है वो किया गया है। जब हम ट्यूब कंटेन की बात करते हैं तो इसके अंदर में 2 तरीके का बॉयलर आती है, एक है वाटर ट्यूब बॉयलर, दूसरी हमारे पास में क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर। अब वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर में देखो, वाटर ट्यूब के अंदर से पानी गुजरती है और जो भी हमारा एनर्जी जो कंबसन के बाद में जो हमारा गैसेस में जो हमारा एनर्जी है उस ट्यूब को आपको क्या करता है, जैसे टच करते हुए आगे की तरफ निकलता है, तो जो ट्यूब के अंदर में जो पानी है वो फिर क्या हो जाता है, आपका स्टीम में जो वो कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाता है। फायर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर में क्या है हमारे पास में कि फायर ट्यूब्स के अंदर से हमारे जो हॉट जो है क्या है, एनर्जी जो है, हॉट एनर्जी नहीं कहूंगा, जो आपके मीन्स जो एनर्जी रिलीज हुए आपका कंबसन के बाद में उनको हम ट्यूब के अंदर से गुजारते हैं, क्रॉस कराते हैं, और क्रॉस कराने के बाद में तब उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, उसको जो है वो आगे की तरफ जो है वो स्टीम कन्वर्जन होता है। फिर उसके बाद में इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब हो गया कि अंदर में ही, और एक्सटर्नली का मतलब हो गया कि बाहर में। जैसे अगर एक्सटर्नली फायर्ड की बात करते हैं तो आप स्टीम इंजन का एग्जांपल ले सकते हो, जो पुराने जमाने में कोयला हमारा बाहर में दहन होता था, बाहर में जलता था, फिर उसके बाद उसकी एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर को गर्म करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं लोकोमोटिव बॉयलर कहते हैं। फिर उसके बाद में नेचुरल सर्कुलेशन मीन्स आप रूपी अपने आप सर्कुलेशन, और फोर्स का मतलब क्या है, जहां पे हम बल पूर्वक की बात करते हैं, और उच्च दाब और मीन्स हाई और कम लो दाब वाले स्टीम का जनरेशन करना हो, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर का जो है वो क्लासिफिकेशन जो हम लोग जो है वो करते हैं। अब जो बॉयलर का जो क्लासिफिकेशन कहा गया, इसको और दूसरे पैमाने पे कर सकते हैं हम लोग, मीन्स हॉरिजेंटल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर और इंक्लाइन बॉयलर जो हम लोग कहते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर्स एंड वाटर ट्यूब बॉयलर्स हम लोग कहते हैं। एक्सटर्नली और इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स कहते हैं हम लोग। फिर फोर्स सर्कुलेशन और नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स कहते हैं। हाई, मीडियम या लो प्रेशर बॉयलर्स को जो हम लोग कहते हैं। फिर स्टेशनरी बॉयलर है, और फिर उसके बाद में क्या है, पोर्टेबल बॉयलर है। फिर उसके बाद में सिंगल ट्यूब बॉयलर है और मल्टी ट्यूब बॉयलर्स है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स पढ़ा, जहां 4 पैरामीटर्स के ऊपर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ बॉयलर्स के बाद में बॉयलर्स का हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद में कौन कौन से फैक्टर्स को हमको कंसीडर करना होता है। फिर उसके बाद में हम बॉयलर्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और बॉयलर्स के बारे में पढ़ा। मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगे हो
तो आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स मुझे चाहिए। ये प्रोत्साहन ही, आपके प्रोत्साहन को ही जो है मुझे आगे बढ़ने में जो वो मदद करता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद मित्रों।